हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक साइकोडायनामिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रेट अप्रोचेस, टाइप अप्रोचेस और इंटरेक्शनल अप्रोच के बारे में पढ़ा था। पर्सनैलिटी को समझने के लिए साइकोडायनामिक अप्रोच जो है दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। वैसे पेशे से ये फिजिशियन थे और अपने उन्हीं फिजिशियन डेज के अंदर ही इन्होंने पर्सनैलिटी से रिलेटेड ये अप्रोच डेवलप की थी। तो आइए देखते हैं इन्होंने अपनी इस अप्रोच में पर्सनैलिटी को समझने के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया। तो फ्रायड ने जब लोगों को एज ए फिजिशियन ट्रीट किया तो उसने अपने पेशेंट्स के अंदर क्या कुछ नोट किया। वो ये देखना चाहता था कि लोग अपनी फिजिकल डिसीज के बारे में बात करने के साथ साथ कुछ और भी सिगमंड फ्रायड के साथ शेयर करना चाहते थे। तो सिगमंड फ्रायड ने जब इन लोगों के साथ कन्वर्सेशन किया, इनकी बातों को जाना, तो उसने उस टाइम दो तरह की टेक्निक्स डेवलप की। एक टेक्निक तो थी फ्री एसोसिएशन एंड द सेकंड वाज ड्रीम एनालिसिस। इन दोनों टेक्निक्स का यूज करके फ्रायड उन पेशेंट्स के माइंड में जो अनकॉन्शियसली डिजायर्स चल रही थी उनको कॉन्शियस लेवल पर लाकर उन्हें सजेशन देता था। तो जानते हैं फ्री एसोसिएशन में क्या होता है। फ्री एसोसिएशन मतलब स्वतंत्र रूप से चीजों को आपस में जोड़ने को हम बोलते हैं फ्री एसोसिएशन। इसके अंदर फ्रायड अपने पेशेंट्स को बोलता था कि जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है उसे बिना हेजिटेट हुए फ्रीली बताओ। और फ्रायड उनके बताए हुए फैक्ट्स को नोट कर लेता था और नोट करने के बाद उन सभी बताए हुए फैक्ट्स को वो एसोसिएट करता था, आपस में जोड़ता था और ये जानने की कोशिश करता था कि व्हाट हैपेंड विद द पेशेंट इन हिज पास्ट। सेकंड मेथड जो फ्रायड यूज करता था दैट वाज ड्रीम एनालिसिस, जिसके अंदर उनकी इंटरनल मेंटल स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है, क्या वो एरर्स कर रहे हैं अपने ड्रीम्स में, क्या वो अटेंड कर रहे हैं, उन सब चीजों को वो पूछता था अपने पेशेंट से कि व्हाट डिड यू ड्रीम एट लास्ट नाइट, तुमने पिछली रात को क्या सपना देखा। तो उन ड्रीम्स को सुनने के बाद फ्रायड उन्हें एनालाइज करता था और उनके बिहेव का मोटिव पता लगाता था। इसीलिए इस मेथड को उसने नाम दिया ड्रीम एनालिसिस। पर्सनैलिटी को और अच्छे से बताने के लिए सिगमंड फ्रायड ने हमें यहाँ पर कॉन्शियसनेस के लेवल्स डिस्कस किए। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस लेवल क्या होता है? एक पर्सन अगर अपनी प्रेजेंट डिजायर्स और फीलिंग्स के बारे में अगर अवेयर है तो इट मीन्स उस पर्सन का कॉन्शियस लेवल काम कर रहा है। मीन्स आप कॉन्शियस हो, आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। प्री कॉन्शियस क्या होता है? आपकी वो डिजायर्स या आपकी वो कोई इच्छा जिसको अगर आप थोड़ा सा अटेंटिवली होकर सोचेंगे कि यार मैंने लास्ट डे क्या किया था, मैंने आज सुबह क्या खाया था, मैंने क्या देखा था, मैंने क्या पढ़ा था, ध्यान से अगर क्लोजली उस चीज को सोचोगे तो उस चीज को, उस लेवल को हम बोलते हैं प्री कॉन्शियस लेवल। मतलब अगर आप जैसे ही उस चीज पर थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे, अगर आपने उसको अच्छे से सीखा हुआ है तो वो चीज आपकी प्री कॉन्शियस लेवल से उठकर आ जाएगी कॉन्शियस लेवल पे। तो ऐसी मेमोरीज जिस पर थोड़ा सा अटेंटिवली सोचना होता है वो होता है कौन सा लेवल? प्री कॉन्शियस। अनकॉन्शियस लेवल फ्रायड ने बताया एक ऐसा लेवल होता है जिसमें वो सारी फीलिंग्स और डिजायर्स रहती हैं जिसे हम याद ही नहीं करना चाहते। इनमें हम अपनी हर इच्छा के प्रति अनअवेयर रहते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रायड ने हमें यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये भी बताई कि ये जो अनकॉन्शियस लेवल होता है वो एक रिजर्व प्लेस होता है आपकी एनिमल ड्राइव्स का। मीन्स एक जीव की जो मोटिवेशंस होते हैं अच्छे या बुरे वो सब अनकॉन्शियस लेवल में रहते हैं। और फ्रायड ने मेनली यहाँ पर दो चीजों पर फोकस किया, एग्रेसिव बिहेव और सेक्सुअल बिहेव। और ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल ड्राइव्स होती हैं। कोई भी पर्सन सोसाइटी में बुरा नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर हम खुलकर हम अपनी एनिमल ड्राइव्स को लोगों के सामने शो करेंगे तो हम इंसल्ट फील करते हैं। इसीलिए एक पर्सन इस तरह की एनिमल ड्राइव्स को दबा देना चाहता है और इनके बारे में भूल जाना चाहता है। इसीलिए ये सारी बुरी इच्छाएं, डिजायर्स हमारे कौन से लेवल में स्टोर होती है? अनकॉन्शियस लेवल में। तो जितनी भी हमारी अंदर की इच्छा है, जो हमें ऐसे लगता है कि अगर हम बताएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो सारी इच्छाएं हमारे कौन से लेवल में स्टोर होती है? अनकॉन्शियस। इसीलिए इसके अंदर स्टोर जितनी भी इच्छाएं होती है उनके लिए हम अनअवेयर रहते हैं।
कॉन्शियस में हम सभी चीजों के प्रति अवेयर रहते हैं और प्री कॉन्शियस में थोड़ा सा अटेंटिवली हम सोचते हैं। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद फ्राइड ने एक थेरेपी का नाम भी बताया, जिस थेरेपी को फ्राइड ने ही डेवलप किया था। नेम क्या है उस थेरेपी का? साइको एनालिसिस। कई ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए जिनका अनकॉन्शियस माइंड उनके कॉन्शियस लेवल पर इतना ज्यादा हावी हो गया कि उनका प्रेजेंट लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। तो उस चीज से पेशेंट को बाहर लाने के लिए फ्राइड ने एक थेरेपी सजेस्ट की थी। फ्राइड ने जिस थेरेपी का नाम बताया वो था साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक। इस थेरेपी का मेन काम क्या था कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उनको कॉन्शियस माइंड में लाकर फिर से पर्सन को एक सुटेबल लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करना, उन्हें सेल्फ अवेयर करना। उसके बाद फ्राइड ने हमें बताई स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फ्राइड इन 3 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। सबसे पहले हम जानेंगे ईड क्या होता है। ईड सबसे स्टार्टिंग स्टेज है जब पर्सनैलिटी की स्ट्रक्चर हमें डेवलप होती है, तो सबसे पहले डेवलप होगा ईड। और ये ईड जो है वो काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर। अब ये ईड होता क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल क्या है? जब आपकी बॉडी में पर्सनैलिटी में ईड डेवलप हो गया होता है तो हमारा मन करता है कि कोई इच्छा हमारे माइंड में आई और तुरंत उस ग्रेटिफिकेशन, उस नीड को हम बिना कोई देरी किए पूरा कर लें। इस ईड के अंदर हम लोग कोई मॉरल वैल्यूज, एथिकल चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। और फ्राइड का मानना था कि मेनली वो सारी इच्छाएं आपकी इंस्टिंक्ट से आती हैं और ओपनली वो इच्छाएं एग्रेसिव या सेक्सुअल डिजायर्स हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ईड प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरा एलिमेंट फ्राइड ने बताया पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर में, दैट इज ईगो। जब ईड डेवलप हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होने लगता है ईगो, दैट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, जो कि वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। मींस इसके अंदर हमारे अंदर कोई इच्छा तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन उस नीड को, उस ग्रेटिफिकेशन को पाने से पहले एक बार हम उसकी रियलिटी के बारे में जरूर सोचते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका कंसीक्वेंस क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल लें कि एक बॉय है, उसका मन कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खा लूं। अगर उसके अंदर ईड काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, आइसक्रीम सेलर के पास जाएगा और उसका अंदर से मन कर रहा है कि मैं आइसक्रीम छीन के खा लूं, वो पूछेगा नहीं। लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी में ईगो डेवलप हो गया है तो उसकी रियलिटी प्रिंसिपल उसको बताएगी कि आप पैसे दो और उस सेलर को कहो कि अंकल आपके पास क्या आइसक्रीम है, मुझे आइसक्रीम लेनी है, क्या मैं ले सकता हूँ? आप पूछ कर काम करोगे। इट मीन्स योर पर्सनैलिटी हैज डेवलप्ड ईगो इन यू। ईगो के बाद आपके अंदर डेवलप हो सकता है सुपर ईगो, जो कि आपका एथिकल या फिर मॉरल कमांडर होता है, जो आपको हर तरह की मॉरल वैल्यू सिखाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। और टाइम टू टाइम जरूरत पड़ने पर ये सुपर ईगो कभी तो ईड को या कभी ईगो को इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन सा काम आपको करना है, कौन सा काम आपको नहीं करना है। तो इसीलिए हर तरह की मॉरल वैल्यूज आप में तभी डेवलप होती है जब आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रक्चर में ये सुपर ईगो डेवलप होता है, जो आपको गलत काम करने से रोकता है। फ्राइड ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी बताई कि जो ये आपका ईड है ना, वो इंटरनल इंस्टिंक्ट से डेवलप होता है। हर इंसान के अंदर कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है, वो मूल प्रवृत्तियां उसके जीवन को डिसाइड करती है। फ्राइड ने उन मूल प्रवृत्तियों को, उन इंस्टिंक्ट्स को 2 भागों में डिवाइड किया, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। जिस पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर में लाइफ इंस्टिंक्ट ज्यादा होती है वो लोग हमेशा अपनी एनिमल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने में लगे रहते हैं, हमेशा मस्त तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। और जिन लोगों में डेथ इंस्टिंक्ट ज्यादा होती है वो लोग अपने आप को नॉन वर्दी समझते हैं और सुसाइड जैसी चीजों के बारे में सोचते हैं। और इन दोनों ही चीजों को जो चीज एनर्जी देती है, उस एनर्जी देने वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, लिबिडो। तो आपके अंदर, आपकी ईड में 2 तरह की इंस्टिंक्ट होती है और इस इंस्टिंक्ट को जो एलिमेंट एनर्जी देते हैं दैट इज कॉल्ड लिबिडो, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सुसाइड, देयर इज डेथ इंस्टिंक्ट। If you are thinking about your sexual desires,
दिस इज लाइफ इंस्टिंक्ट। उसके बाद फ्राइड ने डिस्कस की डिफेंस मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आप जानिए कि डिफेंस मैकेनिज्म होते क्या है। डिफेंस मतलब अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को बचाना, और मैकेनिज्म मतलब युक्तियां, कि आप अपने ईगो को बचाने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज किस लिए किया जाता है कि जिसमें आप रियलिटी को डिस्टोर करके अपने ईगो को बचा पाए और अपनी एंजाइटी को कम कर पाए। इन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करके फ्राइड का ये मानना था कि एक पर्सन अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकता है। तो पहला डिफेंस मैकेनिज्म फ्राइड ने बताया वो है रिप्रेशन, मतलब चीजों को दमित कर देना। इसमें क्या होता है कि कोई इच्छा अगर आपको परेशान कर रही होती है तो पर्सन उस इच्छा को रिप्रेस कर देते हैं, मींस दबा देते हैं। जैसे कोई एक इंसान ये बोले कि आई डोंट नो व्हाई आई डिड इट दैट, मुझे नहीं पता कि ये काम मैंने क्यों किया। उसने वो इच्छा ही दबा दी, उसने डिस्कस करना ही सही नहीं समझा। तो वो चीजों को जब बार बार बोलेगा नहीं जो उसे परेशान कर रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रिप्रेस होती जाएगी और आप चीजों को भूल जाओगे, जिससे आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। दूसरा मेथड उसने बताया प्रोजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए खुद के ट्रेट्स दूसरे लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं, मींस ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको अपने बोलते हैं प्रोजेक्ट करना। जैसे कि हमें किसी पर गुस्सा आ रहा है या फिर हम अपनी कोई मान लो सेक्सुअल डिजायर पूरा करना चाहते हैं, फ्राइड ने बताया, पर आप अगर उस चीज को खुलकर बताते हो तो सोसाइटी आपका मजाक बनाती है। तो आप किसी दूसरे पर्सन का नाम लेकर अपनी सारी इच्छाएं उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरी नहीं, मेरे एक दोस्त की इच्छाएं हैं, और आप अपने माइंड के, अपने दिमाग के जितने भी कंसेप्ट होते हैं रिलेटेड टू सेक्सुअल डिजायर्स, उसका नाम ले लेकर सब कुछ बोल देते हैं, जिससे एक टाइम के लिए आपका एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। तो खुद के ट्रेट्स को जब आप दूसरे का नाम या सहारा लेकर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। डेनियल, डेनियल का मतलब होता है या डिनायल, जिसको अपने बोलते हैं मना करना। इसके अंदर अपने आप को एंजाइटी से बचाने के लिए इंसान सच को मानता ही नहीं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं मुकर जाना, कि कोई चीज आपकी लाइफ में एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं कि आपने चोरी की, आप पकड़े गए, तो आप पुलिस के सामने ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। कि लास्ट टाइम तक आप अपनी चोरी को मान ही नहीं रहे, कम से कम आप अपनी नजरों में तो ऊपर है ना, एंजाइटी के शिकार नहीं हो रहे। तो इसमें इंसान सच मानने से ही इनकार कर देता है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्ट कहीं करना है लेकिन उस रिएक्शन का फॉर्मेशन कहीं कर दिया। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको लड़ा, वहां पर आप रिएक्ट नहीं कर पाए और घर पे आकर अपने छोटे भाई को पीट दिया, तो आपने अपने रिएक्शन का क्या कर दिया, फॉर्मेशन। जब आप किसी पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, जहां निकालना चाहिए था वहां तो निकाला नहीं, तो एक टाइम के लिए आप रिलैक्स फील करते हैं और एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं। तो जब इंसान अपने रिएक्शन को किसी दूसरी जगह फॉर्मलाइज कर देते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो कि फ्राइड ने बताई वो थी रेशनलाइजेशन, जिसमें बिल्कुल ऐसी चीजें जो बिल्कुल रेशनलाइज नहीं है, जो तार्किक नहीं है, जिसका कोई लॉजिक से लेना देना नहीं है, फिर भी उसको लॉजिकल बताना और अपने आप को एंजाइटी से बाहर लाना। जैसे कि एक स्टूडेंट ये कहे कि लास्ट एग्जाम में मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे पास जो पेन था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, मतलब उसने सारा ब्लेम किस पर डाल दिया, पेन पर। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कर देने से वो थोड़ी देर के लिए एंजाइटी से बाहर आ जाता है। सो दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म्स दैट वाज टोल्ड बाय फ्राइड to come out from anxiety by distorting your reality. Thank you. Psychodynamic approach of personality, इसके अंदर फ्राइड ने हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस भी बताई है, जिसे हमने बोल सकते हैं 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसको फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी नाम दिया है, क्योंकि यहाँ हम उन स्टेजेस की बात नहीं करेंगे, इन्फेंट स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंस स्टेज, मिडिल स्टेज, वो स्टेजेस नहीं। यहाँ पर फ्राइड ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है साइकोसेक्सुअली। फ्राइड ने सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर अपना फोर्स दिया था, दैट इज एग्रेशन और दूसरा सेक्सुअल डिजायर। उन्हीं चीज को सेंट्रलाइज करते हुए उसने ये स्टेजेस बताई है। तो फ्राइड के अकॉर्डिंग सबसे पहली स्टेज होती है ओरल स्टेज। जब बच्चा बिल्कुल छोटा है
तो किसी भी नीड को पूरा करने का उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है? माउथ। इसीलिए इस स्टेज का नाम है ओरल स्टेज। कि बच्चा अगर रोएगा तो माउथ से, कोई चीज मान लो वो फीडिंग कर रहा है तो भी माउथ से करेगा, अगर उसे वॉमिट हो रही है तो हर तरह का जो एक सोर्स पॉइंट है यहाँ पर वो क्या होगा? माउथ, जो अपनी इच्छा पूरी करने के बाद प्लेजर फील करता है। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं ओरल स्टेज। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोग जो बड़े होकर ये चीजें बोलते हैं ना कि मुझे तो ये संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आई डोंट वांट टू लिव इन, तो ऐसा माना गया अकॉर्डिंग टू फ्राइड कि उन लोगों की जो ओरल स्टेज होती है उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ होता। इस स्टेज में फ्राइड का क्या मानना था कि आपका डेवलपमेंट अच्छा कैसे होगा? मीन्स आपको प्रॉपर मात्रा में अपनी मदर का फीड मिले, बैगनिंग मिले, थम सकिंग, ये हर तरह की चीजें जो एक छोटा बच्चा करता है वो इस एज में होना नॉर्मल है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ये प्रॉपर चीजें नहीं मिल पाती, जिसके कारण जो उनकी फ्यूचर लाइफ होती है उसमें लाइफ और वर्ल्ड को लेकर बीटर एक्सपीरियंसेस होते हैं। नेक्स्ट स्टेज फ्राइड ने बताई, दैट इज एनल स्टेज। इसमें एक इंसान का प्लेजर, उसकी एनिमल ड्राइव कंप्लीट करने का सेंट्रल पॉइंट होता है उसका और उसकी बॉडी का एनल एरिया, जहां से वो यूरिन बाहर छोड़ता है। तो इसमें फ्राइड ने ऐसा बोला कि जो बच्चे हैं जब वो इस स्टेज में आते हैं तो मेनली वो सोसाइटी की डिमांड्स को समझने लगते हैं, और पेरेंट्स भी इस स्टेज में बच्चों से ये चाहते हैं कि बच्चा कम से कम हमें ये बताने लग जाए कि हमें वॉशरूम जाना है। मतलब छोटी मोटी बातें बच्चा यहाँ पर रिस्पॉन्स करने लग जाए। और फ्राइड ने ये भी कहा कि जब बच्चे बॉलिंग करते हैं या यूरिनेशन सिक्रेट करते हैं तो उससे उन्हें अच्छा अनुभव होता है, जिसको भी उसने किसके साथ कनेक्ट कर दिया? सेक्सुअल डिजायर के साथ। और यहाँ पर सेक्सुअल डिजायर का सेंट्रल पॉइंट माउथ से हटकर कहाँ आ गया? एनल एरिया पर। एनल एरिया डेवलप होने के बाद एक पर्सन की बॉडी में डेवलप होते हैं उसका फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज के अंदर फ्राइड का ये कहना था कि जो अपोजिट जेंडर के पर्सन्स होते हैं उसके अंदर एक पर्सन डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाता है। मतलब 4 या 5 साल का जो बच्चा है वो ये कहने लग जाएगा दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें फ्राइड ने हमें बताई, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स जनरेट होते हैं फेलिक स्टेज में। एक तो उसने नाम दिया ओइडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये जो ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होता है ये जनरेट होता है बॉयज में। तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉय का अटेंशन और उसका अफेक्शन अपने फादर के कंपैरिजन में माँ के साथ ज्यादा होता है, और बॉय अपने फादर को अपना एक तरह का दुश्मन समझने लगता है और वो अपने फादर को डिसलाइक करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फादर को अपनी मदर के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो ये चाहता है कि जो उसकी माँ का रिलेशन उसके फादर के साथ है वो मेरे साथ होना चाहिए। तो ये एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फ्राइड ने बताया, जिसको लेकर आगे फ्राइड की आलोचना भी हुई, क्रिटिसाइज भी किया गया। तो ये कॉम्प्लेक्स बॉयज में होता है, जिसमें बॉयज अपने अपोजिट जेंडर मींस अपनी माँ को पसंद करने लगते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो कि गर्ल्स के अंदर जनरेट होता है, वही सेम सिचुएशन। इसमें गर्ल्स अपनी माँ को पसंद नहीं करती बल्कि किसको पसंद करने लगती है ज्यादा? अपने फादर को। तो यहाँ पर भी गर्ल्स ये सोचती हैं कि माँ को नहीं रहना चाहिए घर में, मुझे सिर्फ मेरे फादर के साथ रहना है, और वो इस तरह से अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि माँ को मार दिया जाए और फादर के साथ मैं अकेली रहूं। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्राइड ने ऐसा क्यों कहा? एक बच्चा एक बच्ची अपने माँ बाप के बारे में ऐसा क्यों सोचेंगे? तो वो ऐसा इसलिए सोचेंगे अगर स्टार्टिंग में फेलिक स्टेज के अंदर जो एक बच्चे को जेंडर डिफरेंसेस का जो क्वेश्चन होता है, अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगे तो जेंडर डिफरेंसेस में क्या गैप है, क्या लड़का है, क्या लड़की है, उनकी क्या लिमिटेशंस है, अगर आपने बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की तो वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो उनमें ये कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में ओइडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ना आए तो उन बच्चों का फेलिक स्टेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, उन्हें जेंडर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद आपकी स्टेज डेवलप होती है लेटेंसी स्टेज। इसमें फ्राइड ने कहा कि हम लोगों की फिजिकल ग्रोथ बहुत जल्दी से बढ़ती है और जो आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा
थोड़ा सा माइनस में जाने लगता है, वो नॉर्मल हो जाता है, धीरे हो जाता है, और इसमें आपकी फिजिकली ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। लेटेंसी स्टेज के बाद लास्ट स्टेज फ्राइड ने बताई वो है जेनिटल स्टेज। इसमें जो पिछली जो आपकी प्रीवियस स्टेजेस है उसके जो एक्सपीरियंसेस है वो फिर से ट्रिगर आउट होने लगते हैं, वो फिर से उठने लगते हैं, और इसके अंदर पर्सन थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करता है और उन प्रीवियस स्टेजेस के अंदर जो कमियां थी उनको बहुत ही मैच्योर तरीके से डील करता है, उन कमियों के साथ उन्हें समझता है, गर्ल और बॉय के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको बहुत मैच्योरली हैंडल करता है और मैच्योर बिहेव ही शो करता है। ये है आपकी 5 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस जो फ्राइड ने बताई। इन स्टेजेस का आगे फ्राइड ने कंसीक्वेंस भी बताया, एक तो फिक्सेशन और दूसरा रिग्रेशन। फिक्सेशन में फ्राइड ने ये बताया कि अगर आप किसी एक प्रॉपर स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाते, उसके अंदर जो जो डेवलपमेंट है अगर आप उसको उस पर्टिकुलर टाइम में पूरा नहीं कर पाते तो आप पिछली ही स्टेज पर फिक्स होकर रह जाते हो, आगे बढ़ ही नहीं पाते, आपका आगे वाला डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं हो पाता। मींस अगर आपका एनल स्टेज अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, आपको सोशल डिमांड्स के प्रति अपने आप को रिएक्ट करना आया ही नहीं, तो आपका फैलिक स्टेज का डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं होगा, आप पिछली स्टेज पर ही फिक्स होकर रह जाओगे। जैसे कि कई बच्चे 9 या 10 साल के हो जाते हैं लेकिन उन्हें यूरिनेशन के बारे में बताना ही नहीं आता अपने पेरेंट्स को, तो अभी तक उनकी एनल स्टेज ही कंप्लीट नहीं हुई होती। तो इस कंसीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? फिक्सेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ जाना। कई बार क्या होता है, हम बड़े तो हो जाते हैं, ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम अपनी प्रीवियस स्टेजेस के अंदर फिर से लौटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ कमियां रह जाती है। तो इस तरह से हम इसे क्या बोलते हैं? रिग्रेशन। तो फ्राइड का ये मानना था कि अगर आप फिक्सेशन और रिग्रेशन जैसी कमियों से बचना चाहते हैं तो इन 5 स्टेजेस का प्रॉपर अमाउंट में डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। So this is the part of psychodynamic approach of personality called personality development in 5 stages like psychosexual stages by Freud. Thank you.